कि दोस्तों अभी तक आप सियासत को सियासत की तरह चलते चले आए, लेकिन हमारे चूंकि वजूद का सवाल है, हमें सियासत को सियासत की तरह नहीं करना है, हमें इसे सियासत से ऊपर उठ के एक दीनी फरीजा की तरह करना है। चूंकि आपकी नस्लों की बका का सवाल है, आपके मुस्तकबिल का सवाल है, अगर आप अब सीरियस नहीं हुए तो वक्त गुजर जाएगा। ये एक ऐसा मौका आया है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बयार चली है, मुसलमान एक तरफ हो गया है, मुसलमान ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद मान लिया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना परचम, अपना प्लेटफॉर्म मान लिया है। तो मैं इस शेर के साथ मैं अब हमारे जो बहुत सम्मानित स्पीकर हैं मैं उनको बुलाऊंगा कि तुम्हारा जुल्म ही काफ़ी है हमें बेदार करने को, तुम्हारा जुल्म काफ़ी है हमें बेदार करने को, जो लोहा मार खाता है वही हथियार बनता है। तो बहुत नुमाया, बहुत मौजूद और सम्मानित शख्सियत हमारे दिल्ली प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे प्रेसिडेंट कलीमुल्लाह हफीज़ साहब, मैं उनसे मौदबाना गुजारिश करूँगा कि आज वो असमौली की इस तारीख़ी सरज़मीन पे यहाँ मौजूद हैं, वो अपना खिताब, अपना मैसेज, अपना प्याम और पैगाम आप लोगों को देंगे। कलीमुल्लाह हफीज़ साहब जो हमारे दिल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, आइए। आज की महफिल की मुंतज़िमा कमेटी पूरे उत्तर प्रदेश मजलिस की निगरानी फरमा रहे हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन अंसारी साहब, शेर महाराष्ट्र कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वारिस पठान साहब, शकील अहमद शफी साहब, इस्लाम साहब, मेहताब चौहान साहब, शमीम अहमद तुर्क साहब और बहुत सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूं, और शहबाजपुर कलां की वो गयूर अवाम जो अपनी दीवानगी और अपने हौसले का इतनी सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद यहाँ खड़े रहने का सबूत पेश कर रही है, उन तमाम हजरात को मेरा इनकलाबी सलाम। दोस्तों, ऐसे सख्त मौसम में आप लोगों का यहाँ हाजिर रहना इस बात की ज़मानत है कि एक खामोश और एक ज़ोरदार दोनों इनकलाब उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थ्रू आ चुके हैं और आप उसके और मैं सब हम शाहिद हैं। मुझसे पहले भी जितने मुकर्रिरीन ने जितने मामलात पे अपनी गुफ्तगू फरमाई, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के विकास के ताल्लुक़ से या अपनी क़यादत के ताल्लुक़ से, वो सारी गुफ्तगू पुरमग़ज़ और कारामत थी। मैं सिर्फ उस बात को सिर्फ ये बढ़ाना चाहता हूँ एक शेर के साथ कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मुंतशिर होगे और जो अब तक आप मुंतशिर रहे हो, अब तक आप बंटते रहे हो और आप इस भुलावे में और भटकावे में रहे हो कि आपने जब भी जिस पर भरोसा किया उसी ने आपको धोखा दिया। चूंकि जितनी भी नाम निहाज सेकुलर पार्टीज आपके पास आती थी वो जाहिर बात है इलेक्शन के वक्त ही आती थी, उनको आपकी नस्लों की बका, आपकी बस्तियों की फलाह या आपकी कौम का मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं थी, इसलिए वो आपसे कोई सीरियस गुफ्तगू भी नहीं करती थी। लेकिन आप एक फ़र्क देखते होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर सुनते होंगे तो वो उसमें जो दर्द झलकता है वो एक धड़कता हुआ एक तड़प जो कौम के लिए जो उनका दर्दमंद दिल है और जो आपकी नस्लों की फिक्र आया करता है और जो बयान करता है, वहां से ये बात साबित होती है कि आखिर एक नॉर्मल पॉलिटिशियन और एक लीडर में क्या फ़र्क है। आप समझते हैं पॉलिटिशियन को सिर्फ इलेक्शन की चिंता होती है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि मैं इलेक्शन कैसे जीतूं, कौन सी जोड़ तोड़ करूं, कौन सी जाति को कौन सी जाति से मिलाऊं।
लेकिन लीडर वो होता है जिसे अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र होती है। तो दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपकी नस्लों की फिक्र है, उनकी गुफ्तगू को गौर से सुना करिए आप, और बार बार सुना करिए। ये 75 साल के बाद आपको एक ऐसा नेता मैसर हुआ है कि जो आपकी नस्लों की, आपके मुस्तकबिल की बात सारे अवानों में कहता है और बबांगे दहल कहता है। ना उसको कोई खौफ है और वो आंख में आंख डाल के बात करता है। तो दोस्तों, बुजुर्गों और शहबाजपुर कला की ये मुबारक सरजमी, आप काबिल मुबारकबाद हो कि आपके पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज खुद चल कर आ रहे हैं। आप लोग खुश हो जाइए कि आपको जो आपका कायद था वो आज आपके दर पर है। अब इसकी हिफाजत आपको करनी है। जाहिर बात है, चुनावी माहौल है, सारी पार्टियां आएंगी, सारी पार्टियां अपने अपने वादे रखेंगी आपके सामने, लोक लुभावने आपके सामने ऐसे प्रपोजल देंगी कि जिसमें आप फंसते चले जाओगे। और सबसे बड़ी बात तो वो ये कहेंगी कि मुसलमानों, तुम मजलिस को वोट मत दे देना वरना कोई और जीत जाएगा। एक सबसे जो रट्टी-पिटी बात है, जो सारी नाम नेहाद पार्टियां, ये वही पार्टियां हैं जो हमारे वोट को बंधुआ वोट, बेसहारा वोट, गरीब वोट, बेवजन वोट समझकर अपने पास रख लेती चली आई है। इसलिए वो हमें इस बात से हमेशा डराती रही है कि अरे मुसलमानों, तुम मुत्तहद मत हो जाना वरना कोई और मुत्तहद हो जाएगा। सच्ची बात यह है कि हम तो मुत्तहद ना हुए, हम तो उनके नारे में आते रहे, लेकिन जिनका वो डर दिखाते रहे वो लोग मुत्तहद भी हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई, उन्होंने भारत में भी सरकार बनाई और हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में सरकार बनाई। और हमें यही लॉलीपॉप दिया जाता रहा कि तुम मुत्तहद मत हो जाना, अगर तुम मुत्तहद हो गए तो कोई और मुत्तहद हो जाएगा। तो दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको दो बातें कह के आपकी उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जहां से नस्ल साजी होगी, जहां से बस्ती साजी होगी, जहां से कौम साजी होगी। मैं आपको एक आंकड़ा पेश करता हूं। आप जिस जिले के निवासी हैं, संबल, और संबल के बराबर में है बदायूं, इन दो जिलों में अगर आप स्कूल का आंकड़ा उठा के देखें तो अगर इस वक्त जो सबसे अच्छी स्कूल एजुकेशन है वो है सीबीएसई स्कूल। आपको सुन के हैरानी होगी कि जहां पे मुस्लिम आबादी बदायूं में भी 25% है और संबल में तो 40% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन संबल में 20 सीबीएसई स्कूल हैं, बदायूं में 17 सीबीएसई स्कूल है। आपको सुनकर हैरानी यह होगी कि 17 सीबीएसई स्कूल में सिर्फ एक स्कूल मुसलमानों का है तो बदायूं में, जहां का मुसलमान झड़ के टूट कर मोहब्बत के साथ समाजवादी के साथ जाता है। इसी तरीके से पूरे संबल जिले में 20 सीबीएसई स्कूल है और 20 में सिर्फ 3 मुसलमानों के हैं, यानी टोटल आपके 37 स्कूल में सिर्फ 4 स्कूल मुसलमानों के हैं। और एक हुस्न इत्तफाक ये है कि जो बदायूं का अकेला सीबीएसई स्कूल है वो इत्तफाक से मैं चलाता हूं। मैं चूंकि सहसवान का ही रहने वाला हूं, बट मेरा सारा कारोबार और मेरी रिहाइश दिल्ली में है, इसलिए मेरे पास दिल्ली की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं इसके थ्रू आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका तालीमी स्टेटस क्या है, आपकी हैसियत क्या है। जबकि दोनों जिलों में समाजवादी पूरी मेजॉरिटी से जीतती है, दोनों जिलों में मुसलमान एक तरफा होकर समाजवादी को लड़ाता है, लेकिन समाजवादी ने मुस्लिम इलाकों में जो बाकायदा एमएसडीपी या माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो स्कीम्स आई थी, पॉलिटेक्निक आए थे, डिग्री कॉलेज आए थे, इंटर कॉलेज आए थे, ये भी सब गैर मुस्लिम इलाकों में इन्होंने खामोशी से खिसका दिए। हमारे जो मुस्लिम नाम के जो समाजवादी के नेता थे, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो अपने जो जिम्मेदार हैं समाजवादी के उनसे बात भी कर सके। तो इसलिए दोस्तों, यही हाल कमोबेश मायावती का रहा और यही हाल उससे पहले कांग्रेस का रहा। तो अब हमें समझने की जरूरत है कि आखिर आज हम और आप मजलिस के नीचे क्यों खड़े हुए हैं। चूंकि मजलिस सिर्फ सियासी पार्टी नहीं है। मैं सिर्फ मजलिस के बारे में इतनी सी बात बता दूं कि ये सन 58 से इसका सफर शुरू हुआ हैदराबाद में। इसने सबसे पहले खिदमत के काम अंजाम दिए, अपने इलाकों में तालीम गाहें बनाई, अस्पताल बनाए, क्लिनिक बनाए। जब लोगों की खिदमतें की और लोगों के दिल जीते तो लोगों ने इस तरीके से इनको नवाजा कि आज तक सन 58 के बाद वो अपनी कोई सीट कारपोरेटर की, एमएलए की आज तक नहीं हारे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि जिस पार्टी का जैसा मुखिया होता है
जैसे काम करने उसे आते हैं वैसी तरीके से वो हर जगह करता है। जिस तरीके से अभी समाजवादी के बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के सदर शौकत अली साहब ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि आधा पानी और आधा दूध। ऐसे माहौल वाले लोग जाहिर बात है कि आपको क्या देंगे। अरे आपको तो अब अपना झंडा मिला है और झंडा भी ऐसा मिला है जो काम करने वाला है। अगर आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सिर्फ एक असेंबली के आंकड़े उठा ले, उनके अपनी खुद की असेंबली में 12 स्कूल वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल 5 स्टार लेवल के केजी से लेके पीजी तक चलाते हैं। उसमें 12,000 बच्चे उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के फ्री पढ़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से जो काम कराए हैं वो तो ऐसे गैर मामूली हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं किसी सूबे में नहीं होते। उसमें सबसे बड़ा काम उन्होंने एक जो गरीब मुसलमानों के लिए 250 स्कूल बनाए हैं, उसमें आधे स्कूल लड़कियों के लिए हैं और आधे स्कूल लड़कों के लिए है। पूरे रिहायशी हैं, उनमें खाना रहना पीना सब फ्री है। तालीम भी दिल्ली के एजुकेशन के लेवल पे है। तो मैंने आपको ये 2 मिसालें इसलिए दी कि आप अपनी नस्लों की फिक्र कीजिए, आप अपने मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हालात संगीन है, हर तरफ से हमारी तरफ वार हो रहे हैं, चाहे वो धर्म संसद का मामला हो, चाहे वो अभी गिट ऐप पे जो एक ऐप सुल्ली ऐप भाई ऐप बनाया गया बुली ऐप ऐसा मामला हो, या और बहुत सारे मामले हो, एनआरसी हो, सीए हो, हर तरीके से हमें इम्तिहान देना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यह अल्लाह का निजाम है कि जब हर शहर के बाद, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इंशाअल्लाह अब हमारी सुबह का वक्त आ गया है। हमें हमारा कायद मिल गया, हमें हमारा प्लेटफॉर्म मिल गया। अब आओ इस प्लेटफॉर्म को, अब इस कायद को अपने सीने से लगा लो, इसे अपने दिल से लगा लो। और मेरी बात आखिर में यही मैं कहूंगा आपसे कि दोस्तों, अभी तक आप सियासत को सियासत की तरह चलते चले आए, लेकिन हमारे चूंकि वजूद का सवाल है, हमें सियासत को सियासत की तरह नहीं करना है। हमें इसे सियासत से ऊपर उठ के एक दीनी फरीजा की तरह करना है। चूंकि आपकी नस्लों की बका का सवाल है, आपके मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आप अब सीरियस नहीं हुए तो वक्त गुजर जाएगा। ये एक ऐसा मौका आया है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बयार चली है, मुसलमान एक तरफ हो गया है। मुसलमान ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद मान लिया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना परचम, अपना प्लेटफॉर्म मान लिया है। तो आओ असमोली की गयूर अवाम, शहबाजपुर कलां के इज्जतदार शहरियों, मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है कि इस झंडे को अपने सीने से लगा लो। ये सियासी जरूर है, लेकिन ये आपकी इज्जत और अवकार की निशानी है। क्योंकि जमहूरी निजाम में सिर्फ एक ही रास्ता है इज्जत पाने का कि सियासी तौर पर मुत्तहद हुई है। और चूंकि ये सियासी जमात है, ये बाकायदा चुनाव लड़ती है, बाकायदा संविधान में जो हमारा हक है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के थ्रू हर शहरी को हक दिया है कि वो चुनाव में जाए और पंजा आजमाई करे और अपने इत्तेहाद की नुमाइश करे, तो क्यों ना हम भी करें। तो मैं इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं, मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया जलसा कराया। इतनी ठंड और बारिश में भी आप लोग खड़े होकर मेरे जैसे आदमी की बात सुनते रहे। तो अब तो हम चूंकि हमारे सदर साहब बस पहुंचने ही वाले हैं, अब हम उनकी बात सुनेंगे। लेकिन मैं आखिर में आपसे 2 बात और कहता चलूं। एक तो ये कि आज जलसे के बाद आप घर खाली, ठीक, माफ कीजिए, मुझे बोलने दीजिए, जब आएंगे मैं नाल लगा दूंगा। बहरहाल मेरी बात पूरी हो चुकी है। मेरे सदर मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, जैसे वो आएंगे मैं आपसे नारे भी लगाऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले जो बात कहना चाहता था वो सुन लीजिए कि इसको सियासत से ऊपर समझ के ये वक्त है, सियासत से ऊपर समझ के इस दौर को लेना है। आपको इसे दीनी फरीजा समझ के करना है। आज जलसे के बाद आप रोजाना 1 घंटा अपनी पार्टी को देंगे। इसको ये समझ के नहीं देंगे कि फला प्रत्याशी जीत रहा है या फला आदमी अच्छा है, फला आदमी बुरा है। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी कैंडिडेट आ जाए, आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करने के लिए, अपनी नस्लों को मजबूत करने के लिए उसके पीछे लग जाना है। उसे तन मन धन सब तरह से सपोर्ट करना है और सारे डर और खौफ को पीछे फेंक देना है। क्योंकि इसी डर और खौफ ने आज हमें बुज़दिल बना दिया, आज हमें कमजोर बना दिया, आज हम सोचने तक के लायक नहीं रहे। मैं बहुत ही जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही चुनिंदा लोग हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं
तो उनके बात करते में उनको लरसते हैं और कहते हैं कलीम साहब कैसी बात करते हैं आप कैसे माइनॉरिटी हो गया, आप ये हिंदुस्तान में हुकूमत की बात करते हैं, आप कुव्वत की बात करते हैं। तब मैं उनसे कहता हूं अरे जाओ तुम हैदराबाद में जाके देखो, तेलंगाना में जाके देखो, वहां पे मुसलमान सिर्फ 12% है, लेकिन 12% के इत्तेहाद ने सारी हुकूमतों को अपने ताबे कर रखा है और वो जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं और जितनी संविधान की हमारे लिए मराहत है वो सब लेके रहते हैं। तो दोस्तों अब हमारे बैरिस्टर साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं अपनी बात को यही खत्म भी करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मैं स्टेज हवाले करूंगा मुंतज़मीन के। शुक्रिया।